अगर आपको या फिर आपके आईटी प्रोफेशनल बेटे को विदेशी कंपनी से कोई जॉब ऑफर मिलता है और कहा जाता है कि थाईलैंड आ जाओ, म्यांमार आ जाओ, दुबई आ जाओ, तो 100 बार सोच लें, क्योंकि विदेशों में अच्छी आईटी नौकरी देने के नाम पर लोगों को बुलाया जा रहा है थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, दुबई, और उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, उनसे इलीगल काम कराए जा रहे हैं, इलीगल कॉलिंग कराई जा रही हैं। और सैकड़ों भारतीय हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं कुछ देशों में, जहाँ पर म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में। अभी हमने वीडियो भी देखे हैं कि कैसे लोग वहाँ से वीडियो बना करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहाँ से भारत की सरकार रेस्क्यू कराए। ऐसे ही कुछ लोग उन डिटेंशन सेंटर से निकल करके आए हैं, जिनमें से 13 तमिलनाडु के हैं जिन्हें अभी भारत सरकार थाईलैंड से लेके आई है, और कुछ लोग अपने दम पे वहाँ से निकल करके आए हैं, जो कि भारत से गए थे विदेश कमाने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए, और उनके साथ क्या कुछ बीता, किस तरीके से उन्हें चाइनीज़ कंपनियों में यातनाएं दी गई, और किस तरीके से चाइना थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार में अपने पैर पसार चुका है। वो खुद बताएंगे। हमारे साथ हरीश हैं जो लगभग 4 महीने ऐसी ही एक फेक आईटी कंपनी के डिटेंशन सेंटर में रह के आए हैं, जहां पर उनसे इलीगल काम कराया गया, उन्होंने मना किया तो उनको मारा गया, पीटा गया, करंट दिया गया, हथकड़ी लगा दी गई। उनकी आप बीती बताएंगे और बताएंगे कि कैसे भारत सरकार से भी उन्हें मदद नहीं मिली। हरीश, अपने बारे में बताइए, और आपके साथ कैसे वहाँ पहुँचे, पहले अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम हरीश कुमार है। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे बातों को सुना, क्योंकि मैंने सभी को अप्रोच किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी अभी तक। मैं करीब 4 महीने से थाईलैंड में परेशान हूँ। मेरे को किसी ने मैंने हर किसी को मीडिया में जितने भी लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, ट्वीट किया, ईमेल किया, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मई के महीने में 26 मई को दुबई गया था, 3 महीने का विजिट वीज़ा लेके जॉब ढूंढने के लिए। वहाँ से मेरे को एक कंपनी में वहाँ से कोई ऑफ़र मिला कि भाई हमारे पास सेम काम थाईलैंड में है। वहाँ से उन्होंने आईटी का ही काम है, आईटी का ऑनलाइन प्रोफेशनल काम था। अच्छा, वहाँ पे दुबई में देखा मैंने, मेरे जानकार थे लोग, तो वो कर रहे थे। अच्छा लगा मेरे को कि हाँ ठीक है, पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे काम नहीं है, हमारे पास थाईलैंड, कंबोडिया और उसमें म्यांमार में काम है। नहीं, म्यांमार का नाम नहीं लिया, थाईलैंड और कंबोडिया में। तो वहाँ पे मैं ठीक है जी, चलते हैं। तो 2 लड़के हम वहाँ से, हम दुबई से और बैंकॉक आ गए। बैंकॉक से हमें उन्होंने, कंपनी वालों ने, हमें नहीं पता था कि कहाँ कैसे ले जा रहे हैं, हमें हमारे फ़ोन भी उन्होंने ले लिए थे। तो वहाँ से उन्होंने हमें नदी पार करवा के, जो कि थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ से हमें वो और उस एरिया में लेके गए। और वहाँ म्यांमार ले गए, मतलब आपको बोला कि थाईलैंड में नौकरी करवाएंगे, फिर वहाँ से हाँ जी, थाईलैंड से हाँ आपको नदी पार करवा करके म्यांमार म्यांमार ले ले गए, गए। और आपके पास म्यांमार का वीज़ा नहीं था, नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब इलीगली, अवैध तरीके से हमारे आपको सारे म्यांमार। डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिया, हमारा पासपोर्ट ले लिया, फ़ोन ले लिया। हमें बाद में, जब हम कंपनी में चले गए, बाद में हमें पता चला। तो म्यांमार पहुंचे तो वहां पर ये हाँ। कंपनी थी, कैसी थी, बताइए आप उसके बारे में सर, बताइए। ये चाइनीज़ लोगों का बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत लोग उन्होंने फंसा रखे हैं। वहाँ के चाइना के हैं, इंडिया के हैं, यहाँ से श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, और दूसरी कंट्रियों से हैं। काफ़ी लोगों को तो उन्होंने। आपको म्यांमार ले गए, म्यांमार में आपने क्या देखा, उस कंपनी में पहुंचे, वहां के बारे में बताइए। सर, उनका स्कैम था पूरा। हमने 10-15 दिन में समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जब हमें समझ में आने लगा, वो बताने लगे कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना क्या है। काम करवा रहे थे आपसे? सर, वो इलीगल काम था। वो फेसबुक के ऊपर आपकी आईडी होती थी, आपको एक आईडी दी जाती थी कि फेक आईडी? हाँ, फेक आईडी, लेडीज़ की आईडी होती थी, कि उससे आपको दूसरे लोगों को अप्रोच करना होता है, हाय हेलो करके उनसे दोस्ती करनी होती है, बातचीत करनी होती है। तो उनसे आप 10-15 दिन उनसे आप इन टच रहेंगे, तो उसके बाद फिर वो चाइनीज़ उसको अकाउंट को अपने उसमें लेके स्कैन करके, और फिर खुद उनसे उसमें क्रिप्टो में और ऑनलाइन बैटिंग में काफ़ी जो भी ऑनलाइन illegal- बैटिंग और क्रिप्टो, बेसिकली आप जी, जी। क्रिप्टो के लिए आपको
कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना करके फेसबुक आईडी के जरिए जी। उनका डेटा निकालना होता था, ये काम। डेटा, हाँ, कि उनकी पूरी डिटेल लेनी होती है। हमें टारगेट दिया होता था कि भाई 4 या 5 लोगों को डेली आपको हमें उसका डाटा देना है, उनका नाम, उनका प्रोफेशन, उनका घर बार, उनकी क्या क्या कितना वो ठीक है, है, तो आप पूरी तो डिटेल ये लेनी सब होती म्यांमार में आपसे कराया जा रहा था, तो फिर आपको जब पता चला कि इलीगल है, आपने बोला, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? है। सर वो हमारे साथ टॉर्चर करने लगे, हमें मारपीट करने लगे और हमारे को करंट लगाया गया, हमें दौड़ाने लगे, 10-10 किलोमीटर की रेस लगाते थे हमें, और बहुत खाना नहीं देते थे। 15-15, 16-16 घंटे कंटिन्यू काम करवाते थे। रात को शाम को 5 बजे से 5 बजे तक का ड्यूटी बोलते थे, और वो 7-8 बजे तक हमें, मैं मुश्किल से 4 से 6 घंटे शुरू में सोता था। उसके बाद करीब 15-20 दिन के बाद मैं 2 से ढाई घंटे, सिर्फ 2 से ढाई घंटे मैंने 16-17 घंटे काम कराते हाँ थे, और जी, मना हाँ किया तो फिर करंट लगाते थे, पीटते थे? सर जो टॉर्चर वो कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना हमने। वो बिल्कुल गुलामों की तरह थे हम। कुछ किसी से कोई बात नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल गुलामों की ज़िंदगी जी है सर हमने। बहुत बुरा हाल था सर। आपको भी करंट लगाया आपने जब? जी लगाया, मेरे को भी लगाया है जी। करंट कैसे, क्या वायर थे? बैटन सा रहता है इतना इलेक्ट्रिक, उसमें वो स्विच दबाते हैं तो उसमें करंट निकलता है, तो वो पूरे शरीर में कहीं भी लगाते हैं, इधर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, कहीं भी। तो आपके साथ उससे कितने लोग थे? मैं शुरू में गया, मेरे साथ थोड़े 10-15 दिन में हम 18 लोग हो गए थे इंडिया के। इसमें तमिलनाडु से थे 13 लोग? 13 लोग तमिलनाडु से थे, एक मैं हरियाणा से, एक 2 पंजाब से, एक राजस्थान से और एक मैंगलोर से। इस तरह करके 18 लोग थे हम। तो उसमें से दो लोग आ गए थे। 2 लोगों ने आके, बाहर आके उन्होंने, तो उनको कैसे जाने दिया 2 लोगों को? उनको सर उन्होंने रैंसम के लिए पैसे दिए, उन्होंने उनसे। रैंसम लिया, मतलब उनसे पैसे लिए? कितने पैसे लिए लिए रैंसम दिए उन्होंने? सर उन्होंने 8 लाख रुपए कैश दिए उनको, और बाकी का 3.5 लाख रुपए मैंने अपनी गारंटी पे कि भाई मैं दूंगा आपको और आप इनको जाने दीजिए। तो 8.5 लाख रुपए उन्होंने कैश दिए, और बाकी के उनके पैसे की मैंने गारंटी ली थी कि मैं दूंगा आपको। मतलब अगर आपको निकलना है तो आपको, मतलब बेसिकली आपको किडनैप कर लिया गया और निकलने के लिए आपको रैंसम देना पड़ेंगे। किडनैप। तो फिर आप लोग वहाँ से निकले कैसे? वहाँ से जो जिस कैंप में थे, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर आप थे, हथकड़ी लगा करके बैठाया गया आपको वहाँ पर। वहाँ से निकले कैसे आप लोग? सर जो हमारे साथ हो रहा था, फ़ोन हमें, जैसे हमारे पास फ़ोन आता था, हम अपने घर वालों को सारी बातें बताते थे। घर वालों ने कहाँ कहाँ, किस किस से, मंत्री से, कहाँ कहाँ, एम्बेसी में कहाँ, सब हर तरह की अप्रोच लगाई, हर तरह, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया। एनजीओ के भी काफ़ी एनजीओ में भी बात की। मेरी वाइफ ने बहुत चक्कर लगाए सर, बहुत दुनिया के वो, मतलब आपको मदद नहीं मिल पा रही थी वहाँ? किसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। लकीली हमें वहाँ के कोई आर्मी चीफ का किसी का नंबर मिल गया था, म्यांमार के। तो उन्होंने हमें 16 अगस्त की रात को वहाँ से, मेरे को उन्होंने हथकड़ी लगा के उसमें रखा हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने हमें रात को 16 तारीख को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो म्यांमार से आपको क्या इंडिया ले आए, क्या किया, कहाँ छोड़ा? नहीं सर, वहाँ पे 8 दिन के करीब तो उन्होंने हमें म्यांमार में रखा। उसके बाद फिर उन्होंने हमें, जो नदी थी वो, उस नदी को क्रॉस करवा दिया। थाईलैंड में आ गए आप? हाँ जी, उन्होंने हमें नदी क्रॉस करवा के पासपोर्ट और फ़ोन हमारे दे दिए, और हमें जैसे ही हम रोड पे आए, वहाँ पे हमें थाईलैंड की आर्मी ने हमें पकड़ के और वो इमिग्रेशन उसमें ले गए। वहाँ पे हमारे साथ उन्होंने इनह्यूमन सर, बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव किया सर। थाईलैंड की आर्मी ने? जी सर। क्या करते थे सर? बिल्कुल हमें डिटेंशन कैंप में रखा गया, हमें बिल्कुल कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। खाना भी हमें उसमें पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट्स में चावल, 2-3 टाइम चावल देते थे, और बहुत बुरी तरह सर, बहुत इनह्यूमन। और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने कैसे सर्वाइव किया मैं जानता हूँ सर, बहुत मुश्किल। मतलब आपको जेल में भी डाला? क्या जेल में क्यों डाला? सर 1.5 महीने तक हमें लिटरली
7 जेलों में अलग अलग जगह पे, एक जगह 3 दिन, एक जगह 5 दिन हमारे ऊपर मुकदमा चलाया उन्होंने। कोर्ट ने हमें उसका दोषी पाया कि हमने 2 बार क्रॉस किया। मतलब आपको विक्टिम से क्रिमिनल बना दिया। विक्टिम से हमें क्रिमिनल बना दिया। हमने शुरू में आपको पूरा एम्बेसी को और पूरा सबको बता दिया था कि हमारे साथ ये हो रहा है। हमारी किसी ने हेल्प नहीं की सर, किसी ने हेल्प नहीं की। मतलब 1 महीने फिर आप लोग थाईलैंड में अलग हमें जेलों में रहे अलग और अलग आपको कोर्ट मुकदमा चला इलीगली आने के लिए वहाँ से। हाँ जी, कोर्ट ने हमारे ऊपर मुकदमा चलाया, हमें फ़ाइन किया। फ़ाइन के बजाय उन्होंने साथ साथ हमें जेल में भेज दिया। कोई हमसे कुछ नहीं पूछा गया, कहीं पे भी उन्होंने कोई भी कागज़ पे, कोई इंग्लिश में कोई कागज़ नहीं था और वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे सारे काम। किसी ने ना, हमारी किसी एम्बेसी ने किसी ने हेल्प की, ना किसी ने कोई हेल्प नहीं तो की। आप वापस कैसे आए फिर? आप जेल में थे, थाईलैंड जेल से आपने मतलब वहाँ पे कितने दिन की सज़ा हुई आपको? वहाँ से सर मैंने हमारे फैमिली वालों ने किसी एजेंट से बात की, उसको एजेंट को कुछ पैसे दिए, वहाँ से उसने एजेंट ने टिकट कार वो काम किया। और बाकी के जो मेरे साथ के थे उसमें काफ़ी लोगों ने तो एजेंट के थ्रू किया है और 13 लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ उन्होंने टिकट के पैसे किए हैं, नहीं तो जेल में तो सभी थे, सारे थे। अच्छा, फिर वहाँ से आपको हाँ जी। एजेंट के थ्रू निकले, फिर बाकी लोगों को कुछ इंडियन एम्बेसी इंडियन भारत की सरकार लेके आई है। ये कितने लोग आपको लगता है अभी भी ऐसे फंसे होंगे आप जैसे लोग हैं जो अच्छी आईटी में नौकरी करने के लिए वहाँ अगर फंस गए? आपने क्या देखा वहाँ पर? क्या लग रहा है कितने लोग और फंसे हो सकते हैं ऐसे? सर जी देखिए, एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें हम थे, वहाँ पे हम 18 लोग थे। इस तरह की वहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार कंपनियाँ होंगी, सिर्फ म्यांमार की बात करें तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक एक कंपनी में 20, 25, 30। और जो बड़ी कंपनी, हमारी बिल्कुल छोटी सी कंपनी थी, उसमें 400-500 लोग थे। उस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे 10-10, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों एक एक कंपनी में, जिनके पूरे खुद के वो हैं, कैंपस हैं और पूरे उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो इस तरह से लाखों लोग हैं। तो इंडियन की अगर तादाद बात की जाए तो कम से कम, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 2000 से लेके 5000 के बीच में लोग होंगे। अगर उनका डाटा अगर चेक किया जाए बिल्कुल मिल जाएंगे इतने लोग। आप भावुक हो गए बात करते करते बीच में। सर मैं क्या बताऊं, मैं किसी ने नहीं पूछा मेरे को कि मैं क्या क्या मेरे ऊपर बीतती है, तो होता है सर। भारत सरकार ने मदद नहीं की क्या? खाना नहीं दे मैंने रहे थे? मोदी जी के लिए एक वीडियो बनाया था हमारे यहाँ पे, मेरे खुद के ग्रुप में जो बीजेपी की सरकार में जो मंत्री हैं, मेरे खुद के ग्रुप में फ्रेंड बोलते हैं मेरे को, वो उनको ग्रुप में मैंने मैसेज किया कि भाई मेरे को ये है, मोदी जी तक ये बात पहुँचाइए। कोई बात नहीं, कोई मदद नहीं मिली सर, कोई मदद नहीं। आपकी फैमिली परेशान रही है? मेरी फैमिली जानती है सर मैं कैसे कैसे मैं आया हूँ। सॉरी फॉर दैट सर। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी फैमिली ने जो सफ़र किया सर, मेरी फैमिली जानती, मेरे बच्चे जानते हैं। मेरा ये दूसरा जन्म है। अभी 2 तारीख को मेरा बर्थडे था। फैमिली वालों ने कहा है कि बेटा तेरा दूसरा जन्म है ये। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं वापस आऊँगा, कोई उम्मीद नहीं थी। कैसे आया हूँ भगवान जानता है, वही है, उसी ने बचाया है भगवान ने, नहीं तो मतलब आप यहाँ से यहाँ भारत आने में भारत एम्बेसी ने कोई हेल्प किसी ने सर, किसी आप खुद आए? मैं खुद, अपने भगवान ने बचाया है मेरे को। कोई किसी ने कोई मदद नहीं की मेरी, किसी ने भी नहीं की। तो आपने सुना हरीश की ये कहानी, उनके आंसू आप देख सकते हैं। भारत की सरकार ने एडवाइजरी दी है कि ऐसे कंपनीज में अगर ऑफर मिल रहा है तो आप जांच परख लें कि वो जेन्युइन है। एक एडवाइस उन्होंने सिर्फ, हमारी ये स्टोरी आई तो उन्होंने सिर्फ एक एडवाइजरी दे के अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई आगे ना जाएं। जो लोग पहले गए हुए हैं उनका क्या, जो लोग हमारे जैसे, जो लोग पहले, इन्होंने 5 तारीख को एडवाइजरी डाली है, उससे पहले हम 21 तारीख को गए हुए हैं। जो पहले जो लोग गए हुए हैं उनको कैसे निकाले कि क्या काम किया जाएगा, उसके ऊपर उसका क्या। मेरा यही सवाल है भारत सरकार से कि आप जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो आपको पता है कि ये निर्दोष हैं, वहाँ से मैंने कोलकाता आया, कोलकाता में मेरे को 4 घंटे इंटेरोगेट किया गया। 3-3 लोगों ने लिटरली मेरा फ़ोन लेके पूरा डाटा कंगाल के मेरे से क्रिमिनल की तरह मेरे से सवाल किए गए कि तू कितने लोगों को लेके गया था वहाँ पे, तो क्या काम करता है। मेरे से इस तरह से इंटेरोगेट किया उन्होंने सर। कोई किसी की कोई मदद नहीं मिली मेरे को। तो सुना हरीश फंस गए थे वहाँ पर
और किस तरीके से निकल करके आए हैं, उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनका दोबारा जन्म हुआ है। इसीलिए फिर से अगर आपके बच्चे को, जिसको आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, इंजीनियरिंग कराई है, एमबीए कराया है, सॉफ्टवेयर डिप्लोमा कराया है, उसको ऐसी ऑफ़र मिलती है विदेशों से, आपको लगता है मेरा बच्चा विदेश जा रहा है या मैं खुद विदेश जाके काम करूँ, तो 100 बार सोच लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट है, चाइनीज़ रैकेट है, जो वहाँ पर लोगों को ले जाता है, बंधक बनाता है, काम करता है, मारता है, पीटता है, और निकलने के एवज में पैसे देने पड़ते हैं। पैसे नहीं देने पड़े तो आपको थाईलैंड में जेलों में रखा जाता है। और समझ में आता है कि सबका एक नेक्सस है, म्यांमार सरकार हो या थाईलैंड सरकार हो या कंबोडिया सरकार हो, सब चाइनीज़ कंपनियों को वहाँ पर पनाह दे रहे हैं और फंसे हुए भारतीय किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग आए और अभी भी सैकड़ों लोग वहाँ फंसे हुए हैं और अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।